आपको हम एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 50 इंटेलेक्चुअल को सिर्फ एक फैक्ट से हम चुप करा सकते हैं, वहीं 50 फैक्ट से एक मूर्ख को चुप नहीं करा सकते। यह लाइन हमारे टाइम की ट्रेजेडी को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि जब क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है तो मास स्टुपिडिटी बढ़ने लग जाती है और ऐसे वर्ल्ड में हर कोई कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वही सही है और बाकी सब लोग गलत है। यहाँ पर ओपिनियन लॉजिक से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इमोशन प्रूफ्स पर डोमिनेट करने लग जाते हैं। लेकिन असली सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे समय में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों खत्म हो रही है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आधुनिक समय में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों खत्म हो रही है और इसके सोल्यूशन क्या है। लेकिन इसके पहले हम ये समझे कि ये क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है, इसके लिए हमें एक मोमेंट पीछे मुड़कर देखना होगा। हमें यह जानना होगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन में क्रिटिकल थिंकिंग का राइज कब हुआ और एक्चुअल में क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब आज भी सोचते हैं, लेकिन क्या हम क्रिटिकली सोचते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचने का नाम नहीं है, यह एक डिसिप्लिन्ड हैबिट है। अजम्पशन को क्वेश्चंस करना, प्रूफ्स ढूंढना और किसी बिलीव को एक्सेप्ट करने से पहले लॉजिक से उसे टेस्ट करना। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो यह खुद को बेवकूफ बनने से बचाने की एक कला है, दूसरों से भी और हमारे अपने दिमाग से भी। इसकी जड़ें 2500 साल पहले एंशिएंट ग्रीस तक जाती है। एक फिलोसोफर थे सोक्रेटिस, उन्होंने एक तरीका डेवलप किया जिसे आज हम सोक्रेटिस मेथड कहते हैं। वे सीधे जवाब देने की बजाय लोगों से सवाल करते थे जो अनकंफर्टेबल हो और जो सवाल सामने वाले की सोच को हिला दे, जो उसके बिलीफ के अंदर छिपे कॉन्ट्रडिक्शन को बाहर निकाले। सोक्रेटिस ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यही ह्यूमैनिटी, यही अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना, यही है क्रिटिकल थिंकिंग का फाउंडेशन। लेकिन सोक्रेटिस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 399 बीसी में उन पर यह आरोप लगा कि वे युवाओं को भड़का रहे हैं और देवताओं का अपमान कर रहे हैं। असल में उनका क्राइम सिर्फ इतना था कि वे सवाल पूछते थे और सोसाइटी को उनका यह काम पसंद नहीं आया। उन्हें वहाँ के पॉलिटिशियन द्वारा मृत्यु की सजा सुना दी गई। लेकिन उनकी डेथ के बाद भी उनकी सोच खत्म नहीं हुई। बाद में प्लेटो और अरस्तु जैसे थिंकर्स ने उनकी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। अरस्तु ने फॉर्मल लॉजिक डेवलप किया, यानी एक ऐसा सिस्टम जिससे किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक की जा सके। लॉजिक को पहली बार सोचने के लिए एक प्रॉपर टूल बनाया गया। वेस्ट की बजाय अगर हम ईस्टर्न फिलोसॉफी में देखें तो हमें यहाँ भी कुछ इसी प्रकार के ट्रेडिशन मिलते हैं। गौतम बुद्ध ने कलम सूत्र में कहा कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि कोई अथॉरिटी कह रही है, कोई ट्रेडिशन कह रहा है या किसी टेक्स्ट में लिखा है। खुद एक्सपीरियंस करो, खुद समझो और वेरीफाई करो। यह 2500 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी साइंटिफिक मेथड इससे मैच करती है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने ब्लाइंड बिलीफ के खिलाफ जाकर कहा था कि ट्रूथ को समझने के लिए रीजनिंग और पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों जरूरी है। इंडिया में न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने तो लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी पर पूरा फ्रेमवर्क डेवलप किया, यानी ज्ञान क्या है, वह कैसे प्राप्त होता है और उसे वेरीफाई कैसे किया जा सके। यानी क्वेश्चनिंग और सेल्फ इंक्वायरी सिर्फ वेस्ट तक सीमित नहीं थी, यह हर सिविलाइजेशन में मौजूद थी। और फिर सेंचुरीज बाद एनलाइटमेंट पीरियड में इमैनुएल कांट जैसे फिलोसोफर ने लोगों को एनकरेज किया कि खुद सोचने की हिम्मत करो। वोल्टेयर जैसे थिंकर ने भी सोसाइटी की रूढ़ियों को चैलेंज किया और रीजन को प्रोग्रेस का बेस बताया। रेने डिकार्ट ने कहा कि हर चीज पर डाउट करो जब तक तुम अपने ट्रूथ पर न पहुंचा जिस पर डाउट नहीं किया जा सके। धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग साइंस, डेमोक्रेसी और इनोवेशन की रीढ़ बन गई और इसे ही एक एजुकेटेड व्यक्ति की पहचान माने जाना लगा। हालांकि इस क्रिटिकल थिंकिंग से हर कोई एग्री नहीं था। फ्रेडरिक नीत्शे ने तो सोक्रेटिस पर क्रिटिसिज्म किया और कहा कि ज्यादा लॉजिक और रीजनिंग लाइफ की नेचुरल इंस्टिंक्ट को कमजोर कर देती है। लेकिन फिर भी इन डिबेट्स के बावजूद भी क्रिटिकल थिंकिंग की इंपोर्टेंस कम नहीं हुई और आज भी यह वही फ्रीडम है, अपना क्यों जानने की फ्रीडम, सरफेस से देखने की फ्रीडम और नॉइस के बीच क्लैरिटी ढूंढने की फ्रीडम। लेकिन आज हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहां ये एबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है और इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हर सवाल का जवाब बस क्लिक्स पर दूर है। पहली नजर में टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग लगती है क्योंकि पूरी दुनिया का नॉलेज हमारे पॉकेट में है, लेकिन असल में रियलिटी डिफरेंट है। हम इंफॉर्मेशन के समुद्र में डूब रहे हैं और हमारा ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। इसे फॉर्मली डिफाइन किया था जॉर्ज मेलर ने 1956 में। उन्होंने अपने लैंडमार्क पेपर द मैजिकल नंबर 7 में बताया कि ह्यूमन वर्किंग मेमोरी एक टाइम में 7 से 9 चंक्स मेमोरी को होल्ड कर सकती है और जब इससे ज्यादा डेटा आता है तो हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स लेना स्टार्ट कर देता है। इसी को नोबेल प्राइज विनर डेनियल ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डीपली एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि हमारी थिंकिंग 2 सिस्टम्स में काम करती है। सिस्टम एक फास्ट, ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव होता है। यह बिना एफर्ट के चलता है, पैटर्न रिकॉग्निशन, गट फीलिंग और इंस्टेंट रिएक्शन से। और सिस्टम 2 है स्लो, डेलिब्रेट और लॉजिकल। यह कॉन्शियस एफर्ट लेता है, एनालाइज करता है, रीजनिंग करता है। और क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा सिस्टम 2 में होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हमारा सिस्टम 2 यूज ही नहीं हो रहा है। अलग अलग प्रकार के एप्स, कैलकुलेटर्स और एआई हमारे सारे टफ काम कर देता है, जिससे हमारा ब्रेन इनएक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी की कोई मसल्स जिसे यूज नहीं किया जाए तो वीक हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 48 + 39 क्या होता
होता है तो आप तुरंत अपना फोन निकाल लेंगे। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसे गूगल इफेक्ट कहते हैं। 2011 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर बेट्सी स्पोयरो ने एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने पाया कि जब हमें पता होता कि कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम उसे याद ही नहीं करते। हम इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखते, हम सिर्फ यह याद रखते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है। और इसे ही कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं, अपनी थिंकिंग को किसी डिवाइस पर शिफ्ट कर देना। शॉर्ट टर्म में यह कन्वीनियंट लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी डीप थिंकिंग को होलो कर देता है। 2019 की जर्नल में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक स्टडी आई जिसमें पाया गया कि जो लोग अपने स्मार्टफोन पर ज्यादा डिपेंडेंट है उनकी एनालिटिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्टैटिस्टिकली कम होती है। और यह एक रिसर्च है, किसी का ओपिनियन नहीं। और क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सोचना सिखाती है कि हमें ओपिनियंस नहीं बल्कि रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा बड़ा रीजन है इको चेम्बर्स। आज हम डिजिटल ग्रुप्स में जी रहे हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चर या इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप्स, और नेचुरली हम उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमसे एग्री करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस टेंडेंसी को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारे हर क्लिक्स, लाइक्स और कमेंट्स को ट्रैक करता है और आगे से हमें उसी तरह का कंटेंट दिखाता है जिससे हमारे बिलीफ्स और मजबूत हो जाए। इस फिनोमेनन का नाम दिया था एली पेरिसर ने 2011 की अपनी किताब द फिल्टर बबल में। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एल्गोरिदम एक इनविजिबल वॉल बना देती है और हमें वो वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। धीरे धीरे ये बबल बंद हो जाते हैं और फिर हमें वही सुनाई देता है जो हम मानते हैं। इसे ही इको चैम्बर कहते हैं। यहाँ हमारी थिंकिंग में कोई चैलेंज नहीं होता है बल्कि हमारे बाइसेस का और कंफर्मेशन होता है, और यही कंफर्मेशन बाइस है, एक कॉग्निटिव बाइस जिसे साइकोलॉजिस्ट ने एक्सटेंसिवली स्टडी किया। पीटर वेसन के 1960 के एक फेमस एक्सपेरिमेंट ने पहली बार सिस्टमेटिकली प्रूव किया कि ह्यूमन नेचुरली वही एविडेंस एक्सेप्ट करते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। यह हम जानबूझकर नहीं करते बल्कि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसा करता है। सोशल मीडिया ने इन्हीं बाइस को स्टेरॉइड दे दिए हैं और समय के साथ हम ये पूछना बंद कर देते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, और उसकी जगह हम ये कहने लग जाते हैं कि यही सही है। हमारे ग्रुप्स की ओपिनियन ट्रूथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और यही ग्रुप थिंक पैदा करता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट आयरविंग जेनिस ने 1972 में प्रूफ किया। जब किसी ग्रुप में हार्मोनी बनाना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो लोग रियलिस्टिक इवोल्यूशन को छोड़ देते हैं। हर ग्रुप खुद को सही और बाकी को गलत ठहराने लगता है। तीसरा जरूरी रीजन है सेंसेशनलिज्म। आज हमारा मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर सब अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं और अटेंशन पाने का सबसे आसान तरीका है एग्जेजरेशन। आज के समय मीडिया हेडलाइंस इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बल्कि हमारे रिएक्शंस के लिए बनाती है। कुछ रिसर्चर्स इसे आउटरेज इकोनॉमी कहते हैं। जितना ज्यादा आउटरेज होगा उतना ज्यादा अटेंशन होगा, उतनी ज्यादा रेवेन्यू होगी। न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो की रिसर्च शो करती है कि हमारे इमोशंस हमारे डिसीजन को हैवीली इम्पैक्ट करते हैं। यह अपने आप में इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मीडिया डेलिबरेटली इस मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट करे। जब हर चीज एक्सट्रीम लगने लगती है तो हमारा माइंड नम हो जाता है। तब हम सोचते नहीं है, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे एमिगडाला हाइजैक कहते हैं। जब हमारा इमोशनल ब्रेन इतना एक्टिवेट हो जाता है कि रैशनल थिंकिंग वाला पीएफसी प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाता। एक और बड़ा रीजन है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, डनिंग क्रेगर इफेक्ट। 1999 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग और जस्टिस क्रेगर ने एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने यह प्रूफ किया कि जिन लोगों में किसी सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत कम होता है वो अक्सर खुद को सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट मानते हैं। यानी जितना कम जानते हैं उतना ही कॉन्फिडेंट होते हैं। और हमारे भारत में भी कहा गया है कि अधजल गगरी झलकत जाए। अब कोई भी 2 घंटे की रिसर्च करके किसी भी फील्ड में खुद को एक्सपर्ट बता सकता है, और यह तब ज्यादा डेंजर हो जाता है जब इस तरह की फॉल्स सोशल मीडिया पर और ज्यादा शेयर की जाती है। देखने वाले दूसरे लोग इसे फैक्ट मान लेते हैं। जीनियस एक्सपर्ट जो इस पर सालों से रिसर्च कर रहे हैं वो अपनी लिमिटेशन जानते हैं, इसीलिए वो अक्सर नुआंस्ड बात करते हैं। लेकिन नुआंस बोरिंग लगती है, इसलिए उन्हें कोई देखना नहीं चाहता। और सबसे ज्यादा रूट लेवल प्रॉब्लम है हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम। हमें सिर्फ रटना सिखाते लेकिन क्वेश्चन करना ऑलमोस्ट डिस्करेज किया जाता है। जॉन डेविड 20th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल फिलोसोफर ने कहा था, पाउलो फ्रीयर ने इसे बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन कहा। यह मॉडल फंडामेंटली क्रिटिकल थिंकिंग को किल करता है। अब सवाल यह है कि इसे रोका कैसे जाए। सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल स्टेप है सोक्रेटिस मेथड को अपनाना। आप जब भी कोई क्लेम सुनो, चाहे न्यूज से हो, अपने फ्रेंड से हो, सोशल मीडिया से हो, तब खुद से पूछो कि ये किस एविडेंस पर बेस्ड है, और अगर किसी एविडेंस पर बेस्ड है तो एविडेंस कहां से आए और इन एविडेंस का कोई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मैं गलत हूं तो इसका पता कैसे लगाया जाए। कार्ल पॉपर 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंसर, फिलोसोफर ऑफ साइंस, फॉल्सिफाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि कोई भी क्लेम तब तक प्रॉपर्ली टेस्टेबल नहीं है जब तक ये डिफाइन नहीं किया जा सके कि उसे गलत प्रूव कैसे किया जाता। यानी अगर कोई बिलीफ किसी एविडेंस से गलत नहीं हो सकता तो वो बिलीफ नहीं बल्कि डोगमा है। आप हमेशा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लो तब
खुद से पूछो और ये रिसर्च करो कि क्या मैं गलत हूँ और बायस्ड तो नहीं हूँ, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने इन्फॉर्मेशन को अपने बाइसेस के अनुसार ही एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा है स्लो होना या अपने डेलिबरेटली सिस्टम को एक्टिव करना। अब जब भी कोई शॉकिंग या इमोशनली ट्रिगर्ड कंटेंट देखो, तब उसके प्रति कोई भी ओपिनियन शेयर करने या रिएक्ट करने से पहले खुद से जानने की कोशिश करो कि क्या इस टॉपिक के बारे में मैं एक्चुअल इन्फॉर्म्ड हूँ या सिर्फ इमोशनल ट्रिगर्ड हूँ। 2019 की एक MIT स्टडी में पाया गया कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ट्रू इन्फॉर्मेशन से 6 गुना ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन यूजुअली ज्यादा एंगेजिंग होती है और स्लोइंग डाउन इसी साइकिल को ब्रेक करता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक मेथड को डेली लाइफ में अप्लाई करना, क्योंकि साइंस सिर्फ लैब्स के लिए नहीं होती बल्कि हमारे डेली जीवन के लिए होती है। इसके कुछ बेसिक स्टेप है, जैसे ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना या हाइपोथेसिस बनाना, उसके एविडेंस ढूंढो, कंक्लूड करो, रिवाइज करने के लिए हमेशा रेडी रहो। रिचर्ड फेनविन फिजिक्स के नोबेल लिटरेट ने कहा था, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल। मतलब आपको खुद को पागल नहीं बनाना चाहिए। और साइंस का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट यही है कि ये सेल्फ करेक्टिंग है। जब भी कोई नया एविडेंस आता है तो पुरानी थ्योरी अपने आप बदल जाती है। और यही एटीट्यूड अपने डेली बिलीव्स पर अप्लाई करो। किसी विषय के बारे में मुझे नहीं पता, ये कहना कोई वीकनेस नहीं है बल्कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। चौथा स्टेप है स्टील मैनिंग। यह सबसे अंडररेटेड स्किल है। हम सब स्ट्रो मैनिंग करते हैं, यानी हमारे ओपोनेंट के वीकेस्ट वर्जन को प्रेजेंट करना और उसे इजीली डिफीट करना। और स्टील मैनिंग इसका अपोजिट है। इसमें हमारे ओपोनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल आर्गुमेंट को समझना होता है, उसकी पोजीशन को उससे ज्यादा बेहतर समझना। फिलोसोफर जॉन स्टूअर्ट मिल ने 1859 में अपनी किताब ऑन लिबर्टी में लिखा कि जो व्यक्ति अपने आर्गुमेंट का सिर्फ अपना साइड जानता है वो व्यक्ति बहुत कम जानता है। जब आप जेन्युइनली ऑपोजिट पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, फिर या तो आपकी खुद की पोजीशन और स्ट्रेंथन होती है या आप यह रियलाइज करते हैं कि आप पार्शियली रॉन्ग थे। और दोनों ही आउटकम्स हमारे लिए इंटेलेक्चुअली वैल्यूएबल है। पांचवा स्टेप है अपने इन्फॉर्मेशन डाइट को क्यूरेट करो। हमेशा प्राइमरी सोर्सेज प्रेफर करो और अगर कोई साइंटिफिक स्टडी साइट हो रही है तो खुद समझने की और उसे पढ़ने की कोशिश करो बजाय सोशल मीडिया या न्यूज के। और इंटेंशनली ऐसे सोर्सेज पढ़ो जिससे तुम डिसएग्री करते हो, नॉट टू बी कन्विंस्ड बट टू बी अंडरस्टैंड। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि एक्सपर्ट फैक्ट चेकर किसी सोर्स को इवेल्यूएट करने के लिए उस सोर्स के बारे में दूसरे सोर्स क्या कहते हैं यह पढ़ते हैं पहले। यह काउंटर इंट्यूटिव है जो जेन्युइनली इफेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी डेवलप करना। हमेशा ये रिकॉग्नाइज करना कि मेरी नॉलेज लिमिटेड है, मेरे बिलीव्स इन्फ्लुएंस्ड है मेरे कल्चर से, मेरे रिलीजन से, मेरे बैकग्राउंड से, मेरे इमोशन से, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। अरस्तु ने कहा था, इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड मैन टू एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। यानी किसी आइडिया को सीरियसली कंसीडर करने की एबिलिटी उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना नहीं है। फिलिप टेटलॉक के सुपर फोरकास्टर्स रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो लोग प्रिडिक्शन में सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं वे वो लोग नहीं जो मोस्ट कॉन्फिडेंट है, बल्कि वे लोग हैं जो फ्रिक्वेंटली अपने एस्टिमेटेड को अपडेट करते रहते हैं, अपनी पास्ट मिस्टेक एक्नॉलेज करते हैं और आई डोंट नो कहने में कंफर्टेबल होते हैं। यानी इंटेलेक्चुअल ह्यूमैनिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है बेटर थिंकिंग और बेटर आउटकम से, और शायद यही रियल इंटेलिजेंस है। आखिर में सुकरात का एक कोट याद रखना, An unexamined life is not worth living। यानी आप अपने लाइफ, अपने थॉट्स और अपने बिलीफ पर क्वेश्चन नहीं करते तो आप सिर्फ जी नहीं रहे हैं बल्कि आप किसी फ्लो में बह रहे हैं। और आज का यह सोशल मीडिया और एल्गोरिदम का फ्लो बहुत पावरफुल है। एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि आप क्या देखोगे, हेडलाइंस यह तय करती है कि आप क्या फील करोगे, ग्रुप्स डिसाइड करते हैं कि आप किस पर बिलीव करोगे, और क्रिटिकल थिंकिंग उसी फ्लो के अगेंस्ट जाने की एबिलिटी है। यह अनकंफर्टेबल जरूर है और टाइम भी लेती है। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आप हमेशा अकेला भी फील करेंगे, क्योंकि जिस भीड़ से आप सवाल कर रहे हैं वो आपको तुरंत छोड़ देगी। और तमाम फिलोसोफर के साथ यही हुआ, सुकरात के साथ भी यही हुआ। उन्हें अपने क्वेश्चन करने की एबिलिटी के कारण ही जहर दे दिया गया। और हमेशा याद रखना कि जो सिविलाइजेशन सवाल करना बंद कर देती है वो प्रोग्रेस करना भी बंद कर देती है, और जो इंडिविजुअल सवाल पूछना बंद कर देता है वो भी ग्रो करना बंद कर देता है। इसीलिए आप जब भी सेंसेशनल कंटेंट देखो तो खुद से पूछो कि क्या यह एक्चुअली सही है। हर बिलीफ पर, हर सिस्टम पर सवाल करना ही आपको एक बेहतर क्रिटिकल थिंकर बनाता है। इसीलिए हमेशा खुद से और समाज से सवाल करते रहिए। अगर आप ऐसे ही फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।